Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our chapter number 16 garbage in and garbage out. हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? देखिए, डीलिंग विद द गार्बेज, वर्मी कंपोस्टिंग, थिंक एंड थ्रो, रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, प्लास्टिक बोन एंड कर्स एंड हाउ वी विल मैनेज द गार्बेज। तो नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं हैं, वो सारा गार्बेज बन जाता है। हम क्या करते हैं, उस वो सारे चीज़ों को क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। वो क्या है, एक गार्बेज का रूप ले लेता है। जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको फेंक देते हैं कि नहीं, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं करना है। जब वो आप उसको यूज़ कर चुके हो तो वो भी क्या है, आपका एक गार्बेज है। जो यूज़फुल चीज़ें नहीं रही हमारे लिए, अब वो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, तो वो क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है गार्बेज? हमारे पास टाइप ऑफ द गार्बेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गार्बेज। गार्बेज आपके घर से भी प्रोड्यूस होता है, स्कूल से, ऑफिस से। तो जो गार्बेज डोमेस्टिक है हमारे पास, वो कौन कौन सा गार्बेज होता है जो आपके घर से प्रोड्यूस होता है, शॉप से प्रोड्यूस होता है, ऑफिस से प्रोड्यूस होता है एंड स्कूल से प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है कि यहाँ से कौन कौन से गार्बेज प्रोड्यूस होते हैं। तो वो आ जाता है डोमेस्टिक। उसके अलावा मेडिकल वेस्ट होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन्स होती हैं, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होगा वो मेडिकल में आ जाएगा। कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ यूज्ड सिरिंजेस होती हैं, नीडल्स होती हैं, ऐसे ही कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैंडेजेस होती हैं। तो वो सारा जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलेगा वो क्या हो जाता है, मेडिकल वेस्ट होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्री से निकलता है। जब कोई प्रोडक्शन की जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई और सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ से जो गार्बेज निकलेगा वो इंडस्ट्रियल गार्बेज होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर गार्बेज भी होता है। जैसे एग्रीकल्चर में कौन कौन सा गार्बेज हो सकता है, हस्क हो सकती है, कुछ लीव्स हो सकते हैं, कुछ स्टॉक्स हो सकती हैं प्लांट्स की, तो वो कुछ फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, कुछ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के बॉक्सेस हो सकते हैं। तो वो सारा गार्बेज एग्रीकल्चरल गार्बेज है। तो ऐसे कहाँ कहाँ से जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है, उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या बन गई है, टाइप ऑफ द गार्बेज। तो डोमेस्टिक गार्बेज को अगर हम देखें तो कौन कौन सा गार्बेज आपके किचन से, जैसे वेजिटेबल पील्स होती हैं, उसके अलावा फ्रूट्स की पील्स होती हैं, छिलके होते हैं। पील्स क्या होते हैं, कवर जो हम निकाल देते हैं। जैसे आप पोटैटो को छीलते हो, वो पील आप फेंक देते हो, पील तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ऑरेंज खाते हो, उसका पील हम फेंक देते हैं। तो ऐसे ही उसके अलावा आप ग्राउंड नट्स खाते हो, तो नट्स के जो शेल्स होते हैं वो हम थ्रो कर देते हैं। यूजली कई बार बस में बैठे बैठे ग्राउंड नट्स खाते हैं, जब ट्रेन की वेट करते करते हम ग्राउंड नट्स खाते हैं, तो वहाँ पे थ्रो कर देते हैं। हम ये नहीं ना सोचते कि यहाँ पे गंद नहीं डालना, हम वहाँ पे फेंक के आ जाते हैं। उसके अलावा टिकट, बस के टिकट्स हम इधर उधर थ्रो कर देते हैं। आप अपने घर में बहुत सारा मटेरियल लेके आते हो, रैप करके पॉलीथीन बैग्स में, वो थ्रो कर देते हैं हम खाने के बाद चीज़ों को। तो ऐसे बहुत सारा, शॉप्स में से बहुत सारे पेपर्स, पॉलीथीन बैग्स, ऐसे ऑफिस में भी बहुत सारे यूज्ड पेपर्स, कुछ यूज्ड पेन्स जो वेकेंट हो चुके हैं, वो सारा गार्बेज में आ जाता है। उसके अलावा स्कूल में तो आप यूजली देखते हो बच्चे पेपर्स को टीयर करके इधर उधर फेंक देते हैं, पेंसिल को शार्प करके उनके रैप्स को इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो सारा गार्बेज है। आप अपने स्कूल में लेज़ कुरकुरे भी लेके जाते हो, उसके पैकेट्स भी आप कई बार ऐसे ही फेंक देते हो, फॉइल पेपर को खाना खाने के बाद फेंक देते हो, तो वो सारा गार्बेज है। तो कभी आपने सोचा कि इतना सारा गार्बेज कैसे मैनेज होता है? अगर आप ये सारा गार्बेज, आप ये सारा वेस्ट अपने घर से, अपने स्कूल, ऑफिस से साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? इस गार्बेज के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लग जाएंगे, आपको डिजीजेस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर फिर मक्खियाँ, मच्छर भी ग्रो करेंगे। वो आपको फिर क्या करेंगे, बीमारियों के क्लोज लेके चले जाएंगे। तो गार्बेज को साफ करना
बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई बार घूमने जाते हो मार्केट, आपने कभी देखा है मार्केट की किसी साइड पे बहुत हीप ऑफ द गार्बेज को, वहाँ से आपका गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी गंदी स्मेल आती है। बारिश के दिनों में तो वो पूरा इतना गंदा एरिया बन जाता है कि आप वहाँ से निकलना भी पसंद नहीं करते। तो आप देखो कि ऐसा ही गार्बेज अगर हमारे घरों में ऐसे हीप्स बन जाएं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डेली हम हमारा घर क्लीन करते हैं, लेकिन क्लीन करने के बाद वो गार्बेज हम हमारा घर से तो निकाल देते हैं, लेकिन बाहर कई बार रोड्स पे फेंक देते हैं, लोग गलियों में फेंक देते हैं। तो उससे हमारी सराउंडिंग भी क्या होती है, गंदी होती है। तो हमारा घर और सराउंडिंग दोनों ही साफ़ रहना इम्पॉर्टेंट है अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो। तो उसके बाद कैसे डील करते हैं गार्बेज को, कभी आपने सफाई कर्मचारी को देखा है? वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं हर एक घर से, शहरों से, जहाँ जहाँ पे भी गार्बेज उनको दिखता है। तो वो गार्बेज जाता कहाँ है? डीलिंग विद गार्बेज, कैसे डील करते हैं हम गार्बेज को? आपने देखा कि वो सारा गार्बेज एक ट्रक में फिल करते हैं, और ट्रक कहाँ ले जाता है उस गार्बेज को? ऐसे एरियाज़ में लेके जाता है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बहुत दूर शहर से बहुत दूर चले जाते हैं। वहाँ पे ना एक गड्ढा होता है बहुत ज़्यादा, उन्होंने जैसे खुला सा कोई ग्राउंड है जहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, वहाँ पे एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में वो सारा गार्बेज भर देते हैं। ट्रक की हेल्प से, जैसे ये ट्रक है, ट्रक की हेल्प से पूरा गार्बेज क्या किया जाएगा, वहाँ पे उस गड्ढे में भर देंगे। ठीक है, तो गड्ढे में पूरा गार्बेज भर दिया गया है। तो अभी मैंने ये ट्रक भी बनाया ना, तो देखिए सारा गार्बेज हमने इस गड्ढे में भर दिया है। क्लियर? गार्बेज गड्ढे में भर दिया है, तो उससे क्या होगा, फिर ये गड्ढा भर जाएगा। ये आपका जो लो लेइंग एरिया बोलते हैं इसको, लैंडफिल, जिसका नेम है लैंडफिल। लो लेइंग एरिया जो होता है उसे बोलते हैं लैंडफिल। इस लैंडफिल की हेल्प से हम गार्बेज को मैनेज करते हैं। सफाई कर्मचारी ट्रक में भरते हैं, वो ट्रक उस गार्बेज को शहर से बाहर लेके चले जाते हैं, वहाँ पे उस गड्ढे में उसको पूरा फिल कर देते हैं। जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसको हमने कहाँ कवर कर देना है, किससे? सॉइल से कवर कर देना है, पूरा कवर कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरा आपका जो गार्बेज है उसको कवर कर देंगे ताकि पता ना चले कि इसके अंदर गार्बेज था। लेकिन उस गार्बेज को उस गड्ढे में थ्रो करने से पहले क्या किया जाता है, उस गार्बेज में से कुछ ऐसी चीज़ें सेपरेट आउट कर ली जाती हैं जो हम दोबारा, जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, कुछ मेटल्स पार्ट होते हैं, कुछ कांच की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें दोबारा यूज़ हो सकती हैं। तो कई बार लोग ऐसे फेंक देते हैं ना, तो वो उसमें से सेपरेट आउट कर लेंगे और उनको दोबारा कहाँ पे भेजा जाता है, दोबारा जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सारा गार्बेज का जो पार्ट हमने सेपरेट कर लिया है ना, जो रीयूज़ कर सकते हैं, जो रिसाइकल हो सकता है, उसको दोबारा कहाँ पे भेजा जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो दोबारा से रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है गार्बेज। उसके अलावा जो गार्बेज बच जाता है, तो हमारे पास गार्बेज एक तो आपने सेपरेट कर लिया जो यूज़फुल है, वो तो हमने निकाल दिया। उसके अलावा कुछ गार्बेज में ऐसे भी कंपोनेंट होंगे जो हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं उनको। ऐसे ही लैंडफिल के साथ ही एक ऐसा एरिया बनाया होता है जहाँ पे वो वाला गार्बेज फेंका जाता है, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गई, या एनिमल्स का वेस्ट हो गया, या फ्रूट पील्स हो गई, कुछ पेपर्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या बन सकती हैं, मिन्योर बन सकती है, कंपोस्ट बन सकती है, जिनका गलने सड़ने के बाद आपके पास क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। वहीं पे लैंड फिल के नियर बाय वो एरिया बनाते हैं जहाँ पे क्या प्रिपेयर की जाती है, कंपोस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो जो गार्बेज होता है स्टूडेंट, उसमें ना हमारे पास टू टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, टू टाइप का गार्बेज बन जाता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होती हैं ये वेस्ट, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वाला वेस्ट जो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है किसमें, कंपोस्ट में। उनको चेंज कौन करेगा? जैसे आपने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स पील्स फेंकी हैं, आप देखोगे कि 1 मंथ के बाद या 3 और 4 वीक्स के बाद वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा मटेरियल बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, जो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हमारे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लीव्स होती हैं, कुछ स्टॉक्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल पील्स होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, मिन्योर में, यूज़फुल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गई हैं। वो मिन्योर आप समझते हो ना, खाद जिसको हम बोल देते हैं, कंपोस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को प्रिपेयर करना क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग। क्लियर? द कन्वर्जन ऑफ द मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड ए कंपोस्टिंग। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो वो मटेरियल जो मैन्योर बन सकता है, जिसकी कंपोस्टिंग हो सकती है, वो सारे मटेरियल होते हैं बायोडिग्रेडेबल। मीन्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं, वो उनको कन्वर्ट करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होती है, वो उनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, मैन्योर के अंदर। मीन्स जो वेस्ट क्या हो सकता है, डीकम्पोज हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है किसके अंदर, मैन्योर के अंदर, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो वेस्ट मिन्योर नहीं बन सकता, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सारे वेस्ट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, मेटल है, वो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक्शन नहीं होता है, वो उनको यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो ऐसा जो मटेरियल बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है आपके लिए, कोई भी उसका यूज़ नहीं रहा, तो उसको क्या कर देंगे, लैंडफिल में डंप किया जाएगा। अभी हमने देखा था कि कैसे उसको एक गड्ढे में दबा देते हैं। तो आप देखते हो कि लैंडफिल करने से पहले गार्बेज के अंदर से कैसे कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं। पहले तो ऐसा सेपरेट आउट कर लेंगे मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ में जाता है, उसके बाद वो मटेरियल सेपरेट आउट करेंगे जिसका हम क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। और एंड में बच गया जो अभी बिल्कुल भी उसका कुछ नहीं बन सकता, ना ही उसकी कंपोस्ट बन सकती है, ना ही वो दोबारा हम उसको रिसाइकलिंग के लिए यूज़ कर सकते। तो वो मटेरियल अब बिल्कुल टोटली क्या बन गया है, गार्बेज है। उसको हम क्या कर देंगे, डंप कर देंगे, कवर कर देंगे मिट्टी से। जब वो गड्ढा पूरा भर जाएगा, छोटा गड्ढा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना ट्रक उसमें आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, पूरा भर देते हैं पॉलीथीन बैग्स, ये वो जो यूज़फुल नहीं है मटेरियल, तो उसको कवर कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर कुछ पार्क बनाई जाती है, या कोई प्लेग्राउंड बना दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके ऊपर 20 ईयर्स के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि 20 ईयर्स के बाद तक उसके ऊपर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, उसके ऊपर पार्क वगैरह बन जाएगी। तो ये था लैंडफिल, कैसे गार्बेज को मैनेज करते हैं, जो गार्बेज हमारे घरों से, इंडस्ट्री से ऐसे निकलता है, एग्रीकल्चर से या इंडस्ट्रीज से। तो आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया था ना, स्वच्छ भारत अभियान। ये कब शुरू हुआ था पता है किसी बच्चे को? यस, ये हमारा हुआ था 2014 में। उसके अंडर ही एक और अभियान, एक और मिशन शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन। आपकी बुक में गिवन होगा 2 अक्टूबर 2019 में। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? SBM, स्वच्छ भारत मिशन। ये कौन सा मिशन है? इसमें जो लोग खुले में शौच करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, ओपन में जो जाते हैं शौच करने, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मिशन क्या है, बनाया गया है। और जो स्वच्छ भारत अभियान था वो 2014 में शुरू हुआ था। तो 2014 से लेके 2019 तक हमारा जो इंडिया को क्लीन करने का मिशन चल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था, पता होगा आपको, नरेंद्र मोदी जी ने।
तो ये भी क्लीनिनेस के ऊपर है, हमारे ये मिशन चल रहे हैं हमारे भारत में, तो आपने भी इस मिशन का पार्ट बनना है। और हमारे जो स्टेट है, आपने अपनी स्टेट्स को, हमारी कंट्री को क्या करना है, हमने क्लीन करना है, हमारी सराउंडिंग को क्लीन करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीलिंग विद गार्बेज में। अभी हमने देखा था कि लैंड फिल की जाती है, और अभी हमने देखा था कि कुछ गार्बेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो कंपोस्टिंग क्या है, आपकी बुक में ये डेफिनेशन गिवन है, एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हो। द रोटिंग, जो मटेरियल बायोडिग्रेडेबल होगा, द रोटिंग ऑफ मटेरियल इनटू मैन्योर। मैन्योर में जब मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, रोटिंग एंड कन्वर्जन, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, रोटिंग एंड कन्वर्जन of material into manure is called composting. Very very important definition. composting किस मटेरियल की होगी, पता चल गया होगा आपको, बायोडिग्रेडेबल की। ये कंपोस्टिंग करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया। जैसे उन्होंने कूड़े का ढेर आप रखते हो, तो आप देखोगे कि कुछ दिन बाद वो मेन्योर बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो वही है हमारे पास कंपोस्टिंग। तो ऐसे हम बहुत सारा गार्बेज मैनेज कर सकते हैं, हमारे जो किचन से, हमारे घर से निकलता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसकी हम क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट, और उस कंपोस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग से पहले आपको पता होगा कि आप देखते हो कई बार ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन, तो ये क्यों होते हैं, कौन कौन सा गार्बेज हमने किस डस्टबिन में थ्रो करना है, क्या आपको इसकी नॉलेज है। ब्लू वाला होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है मोस्टली, जैसे प्लास्टिक हो गया है, जिसकी मैन्योर नहीं बन सकती, प्लास्टिक, मेटल्स वाली चीज़ें, मीन्स इसमें हम रखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम थ्रो करते हैं ब्लू वाले में। ग्रीन वाले में कौन सा आ जाएगा, वेजिटेबल्स पील्स आ जाएंगी, ठीक है ना, जो बायोडिग्रेडेबल है। वेजिटेबल्स की पील्स आ सकती हैं, एनिमल का वेस्ट आ सकता है, लीव्स आ सकते हैं, मीन्स प्लांट का वेस्ट आ सकता है, वो सारा वो हमने थ्रो करना है ग्रीन डस्टबिन में, ताकि हम उस कंपोस्टिंग कर सकें उसकी। तो ये था हमारे पास डस्टबिन, कौन सा गार्बेज हमने किस डस्टबिन में थ्रो करना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स वर्म्स, मीन्स हमारे पास रेड वर्म्स के बारे में सभी को पता होगा, रेड वर्म्स होते हैं, और अर्थ वर्म के बारे में तो पता ही होगा, जब रेनी सीजन में बहुत सारे अर्थ वर्म्स घूमते हैं इधर, तो इनकी हेल्प से, रेड वर्म की हेल्प से कंपोस्ट को प्रिपेयर करना, मेन्योर को प्रिपेयर करना क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग। द प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हमने प्रिपरेशन करनी है कंपोस्ट की, अभी हमने लिखा है यहाँ पे रेड वर्म्स या अर्थ वर्म्स भी आप लिख सकते हो, तो वो होती है वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये होती है क्या, वर्मी कंपोस्टिंग होती है, जब हम रेड वर्म्स को यूज़ करके कंपोस्ट बनाते हैं। हमने पहले कंपोस्टिंग की थी, कंपोस्टिंग में कौन करते हैं प्रेपरेशन ऑफ द कंपोस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस। वर्मी कंपोस्ट में कौन करेगा, रेड वर्म्स, या फिर अर्थ वर्म भी हम उनको बोल देते हैं। तो करते कैसे हैं वर्मी कंपोस्टिंग, क्या आप अपने घर में कर सकते हो, डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए छोटा सा घर बनाना पड़ेगा आपको अर्थ वर्म्स के लिए। कैसे बनाएंगे, एक हमने गड्ढा लेना है, जहाँ कोई बॉक्स भी ले सकते हो, छोटी सी पिट बनानी है हमने सॉइल में, जैसे हमने एक छोटा सा पिट बना लिया है, या फिर आप कोई वुडन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके नीचे आपने एक क्या बनाना है, मैश, जैसे चिकन मैश है, या कोई सैंड की लेयर भी बना सकते हो आप इसके ऊपर,
ऐसे सैंड की लेयर बना ली है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल पील्स रखने हैं, कुछ फ्रूट पील्स रख सकते हैं, कुछ ड्राई लीव्स, क्या क्या, ये तो सैंड की लेयर हो सकती है। सैंड की लेयर थिक बनानी है हमने, 2 और 3 सेंटीमीटर थिक लेयर सैंड लेयर हो सकती है, या फिर चिकन मैश भी आप इसके नीचे रख सकते हो, चिकन मैश का कवर। क्लियर? तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो जो अवेलेबल है। उसके बाद हमने यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल रख सकते हैं, वेजिटेबल पील्स रख सकते हो आप यहाँ पे लेयर, या फिर ड्राइड लीफ रख सकते हैं पील्स, और द एनिमल डंग कुड बी यूज्ड हेयर। अब यहाँ पे कुछ एनिमल डंग भी यूज़ कर सकते हो, एनिमल का जो डंग होता है वहाँ पे इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर सकते हैं ड्राई फॉर्म में। उसके बाद न्यूज़पेपर या फिर कार्डबोर्ड की छोटे छोटे से पीसेस करके इसके ऊपर हमने स्प्रेड आउट कर देने हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमने उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर क्या कर देना है, स्प्रिंकल कर देना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, चिकन नहीं बचा देना वहाँ पे, थोड़ा सा वाटर, उसको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए। तो ऐसे आप कोई भी लेयर यूज़ कर सकते हो, चाहे वेजिटेबल पील्स रख सकते हो उसके ऊपर, या ड्राई लीफ की लेयर बना सकते हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर की छोटे छोटे से पीसेस, या फिर कार्डबोर्ड के पीसेस रख सकते हो, या फिर अभी मैंने बताया कि आप एनिमल डंग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। तो आपकी पिट जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट। जब वाटर स्प्रिंकल करने के बाद पिट आपकी रेडी है। अब जाओ आप थोड़े से वॉर्म बाय करके लेके आओ, मार्केट में अवेलेबल होंगे, और उस पिट में आपने उनको बरीड कर देना थोड़ा सा बीच में। और वो आप देखोगे कि, और उसका टेक केयर करना है, उसके ऊपर हमने उनको कवर कर देना है एक गिनी बैग से। आपने इसके अंदर रेड वॉर्म छोड़ दिए और उसको एक गिनी बैग से हमने ढक देना है। और आपने मॉइस्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि जो रेड वॉर्म्स होते हैं जी, इनका जो सर्वाइवल है बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में नहीं होता है, ये मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो आपने ध्यान रखना है टेम्परेचर का, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है रहने के लिए, वो थोड़ा सा मॉइस्चर एरिया में रहते हैं। तो रेड वॉर्म्स को आप पूरा गिनी बैग्स के अंदर रख दोगे, ऐसे ही 1 मंथ में वो प्रिपेयर करेंगे आपके लिए कंपोस्ट, अगर आप उनको अच्छे से टेक केयर कर रहे हो। तो हमने क्या देना है उनको खाने के लिए, आप अपने किचन से जो भी वेस्ट निकलेगा वेजिटेबल वाला, या कुछ भी फ्रूट पील्स होती हैं, उसके अलावा आप उनको कुछ कटिंग्स ऑफ द पेपर्स होते हैं, तो ये वाली चीज़ें आप उनको उसके अंदर डाल सकते हो डेली, उनको खाना भी तो चाहिए। आपको शायद पता हो कि जो रेड वॉर्म्स होते हैं उनका जितना वेट होता है वो उतना फूड लेते हैं, फूड इक्वल टू वेट ऑफ द रेड वॉर्म। कितना फूड लेता है एक रेड वॉर्म, जितना उसका वेट होता है पर डे, तो इतना वेस्ट वो खाते हैं, मतलब फूड खाते हैं एज अ, हमारे लिए तो वो वेस्ट है लेकिन उनके लिए वो फूड होता है, तो वो खा जाते हैं। खाने के बाद उसको वो किस में कन्वर्ट करेंगे, कंपोस्ट में, वही होती है वर्मी कंपोस्ट। और जो रेड वॉर्म है उनको हमने ऑयल वाला या कुछ स्पाइसी या कुछ मिल्क प्रोडक्ट वाला खाना नहीं देना है। ये नहीं आप उनको खीर डाल के आ रहे हो, दही डाल के आ रहे हो, बटर, नो, कुछ ऑयली फूड नहीं देना है उनको, ना कुछ स्पाइसी फूड देना है। तो उनको ये पील्स वगैरह ऐसी ऐसी या लीव्स आप घर से किचन, सॉरी आपके ग्राउंड में जो आपके गार्डन में बहुत सारे लीव्स होते हैं, उनको आप साफ़ करने के बाद उसके अंदर डाल सकते हो। थोड़ा हमने जो फूड है वो 2 और 3 सेंटीमीटर अंदर, थोड़ा अंदर तक छोड़ के आना, ये नहीं कि ऊपर ही फेंक के आगे, नो। तो वो कैसे खाएंगे, थोड़ा अंदर हमने थोड़ा बरीड कर देना, ऐसे मिक्स कर सकते हो ना आप उनको, फूड डाला ऐसे मिक्स कर दिया, थोड़ा सा ऊपर से सॉइल को मिक्स कर देंगे। तो ऐसे वो खाने के बाद 1 मंथ अप्रॉक्सीमेट, 1 मंथ के बाद आपकी कंपोस्ट रेडी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपोस्ट, आप देखो ना उसको, तो आप देखोगे कि अगर आपको वहाँ पे कुछ सॉइल लाइक कुछ, पहले तो आपने वहाँ पे कुछ, पहले तो जो भी वेस्ट था पहले तो वो नज़र आएगा जो बिगिनिंग में, लेकिन 1 मंथ के बाद आप देखोगे कि वो सारा वेस्ट एक सॉइल जैसे मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है। कोई आपको पील नहीं नज़र आ रही वहाँ पे, कोई भी आपने जो लीफ वगैरह डाले थे वो नज़र नहीं आ रहे, वो एक सॉइल बन चुके हैं। तो वही तो है कंपोस्ट। आप उसको कलेक्ट करना शुरू कर दो ऊपर से रिमूव करके। तो वो कलेक्ट कैसे करोगे, उसमें तो आपके रेड वॉर्म्स भी होंगे, तो फिर कैसे करोगे आप, एक कॉर्नर में ना कुछ फूड रख देना है हमने उनके लिए, तो वो सारे रेड वॉर्म्स क्या चले जाएंगे उस फूड को खाने के लिए, ऑलमोस्ट वो अपनी पिट को क्या कर देंगे, वेकेंट, और आप फटाफट से वहाँ से अपना जो कंपोस्ट है उसको क्या कर लोगे,
रिमूव कर लोगे और उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पॉट्स में, गार्डन में और एग्रीकल्चर में। तो आप देखोगे कि 1 मंथ के अंडर आपका जो अर्थवॉर्म का नंबर है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो आप उनको दोबारा फिर और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, और वो रेड वर्म्स को आप किसी और यूज़र से शेयर भी कर सकते हो। और जो रेड वर्म्स होते हैं इनके पास टीथ नहीं होते खाना खाने के लिए। रेड वर्म जो होते हैं इनके पास क्या नहीं होते हैं? नो टीथ। टीथ नहीं होंगे तो वो कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं सारा गार्बेज। इनके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है गिजट, जो ग्राइंड करता है सारा जो फूड मटेरियल। तो आप अब जो फूड उनको देते हो उसके साथ एग शेल पाउडर जो है वो मिक्स कर सकते हो और सी शेल पाउडर भी मिक्स कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? हेल्प हो जाएगी ना, रेड वॉर्म्स के गिजट में ग्राइंडिंग के लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि टीथ तो है नहीं, वो टीथ से ऐसे चबा चबा के तो नहीं खा सकते, वो ऐसे ही ले लेते हैं, कंज्यूम करते हैं खाना, और अंदर जाके वो डाइजेस्ट होता है गिजट पार्ट में। तो वहाँ पे वो अच्छे से ग्राइंड हो फूड, तो उससे वो अच्छे से ग्राइंड हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप फूड मटेरियल उनको दे रहे हो तो उसके बीच में हमने क्या मिक्स कर देना है? एग शेल्स का पाउडर बना के। एग शेल्स भी तो निकलते हैं ना हमारे किचन से, उनका पाउडर जो शी सेल का पाउडर मिक्स कर दे, ताकि उनके गिजट में वो भी जाए अंदर और फटाफट से ग्राइंडिंग में क्या हो? हेल्प हो। तो ये सारा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। कौन कौन से पॉइंट्स हमने रेड वॉर्म में देखे थे कि रेड वॉर्म की पिट हम कैसे रेडी कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। और रेड वॉर्म को कैसा खाना देना है, उनको ऑयली स्पाइसी और मिल्क वाला खाना नहीं देना। अगर दोगे तो क्या होगा? उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे और आपके अर्थवॉर्म पे इफेक्ट होगा, वो अच्छा यील्ड आपको नहीं देंगे। तो आपने कैसे वहाँ से कंपोस्ट को रिमूव करना है, ये सारा हमने डिस्कस किया यहाँ पे रेड वॉर्म के बारे में, और वर्मी कंपोस्टिंग देखा हमने। उसके बाद आ जाता है टॉपिक थिंक एंड थ्रो। टॉपिक है हमारे पास थिंक एंड थ्रो। क्या कौन सा जो गार्बेज है कैसे हमने उसको थ्रो करना है, उससे पहले हम सोचें। जैसे कि आपकी बुक में एक स्टोरी है, नानू एक बॉय था, वो अपनी नोटबुक्स में से पेपर को टीयर करके एरोप्लेन बनाता है। उसकी मदर बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा होती है कि ऐसे एरोप्लेन नहीं बनाने हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता है, न्यू न्यू नोटबुक्स में से टीयर करता है। तो आपको पता है कि पेपर जो है ये कितना ज़्यादा, आप स्कूल में देखो कितना बच्चे पेपर इधर उधर फेंक देते, तो कितना ज़्यादा गार्बेज हो जाता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द गार्बेज है। लेकिन वो अपने विलेज में जाता है जहाँ पे कज़न रहता है उसका, श्याम, और वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि वो देखता है कि उसका जो कज़न है उसने कैसे पेपर्स को कटिंग करके बहुत अच्छी सी फाइल्स बनाई हुई हैं, बहुत अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हुए हैं, कुछ डेकोरेटिंग फ्रेम्स बनाई हुई हैं। तो वो देख तो लेता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, शाम की फाइल से भी वो पेपर को टीयर करता है, वो क्या बनाता है? प्लेन्स बनाता है, तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही एक दिन नानू का बर्थडे आ जाता है, तो शाम सोचता है कि इसका बर्थडे क्या किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। तो आपने अभी मैंने बताया था ना कि जो नानू होता है वो बहुत ज़्यादा नॉटी वन है, वो एरोप्लेन्स बहुत बनाता है। तो जब उसने शाम की फाइल में से वो एरोप्लेन बनाए हैं, तो शाम वो कटिंग्स को क्या कर लेता है? कलेक्ट करके रख लेता है। तो शाम उससे भी बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें फ्रेम करता है। तो ऐसे नानू जाता है मार्केट में अपने फ्रेंड्स के लिए खाने के लिए चीज़ें लेके आता है, शाइनी सी कैप्स लेके आता है, बर्थडे कैप्स। और आप वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नानू है उसको शॉप वाला क्या देता नहीं है? पॉलीथीन बैग नहीं देगा, वो उसको पेपर बैग में देगा। तो पेपर बैग में इतना ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो शाम ने उसको बोला था कि आप एक क्लॉथ बैग लेके जाओ, तो वो सुनता नहीं है ना, नानू थोड़ा-सा ऐसा ही है, केयरलेस बहुत था। चलो वो कैसे-तैसे करके घर आ जाता है, उसका बर्थडे आ गया, सभी ने शाइनी-शाइनी कैप्स पहनी, और शाम ने जब उसको गिफ्ट दिया नानू को, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। क्या था? जो उसने एरोप्लेन्स बना-बना के फेंके थे ना पेपर, शाम ने उन्हीं पेपर से बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाया और उसके लिए बहुत अच्छी सी फ्रेम बनाई। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग था नानू के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि कैसे इसने इतना अच्छा बना लिया है वो वाले वेस्ट पेपर से। तो उसके बाद उसने मास्क भी बनाए पेपर को यूज़ करके, बच्चों के लिए मास्क बनाए। तो सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, वो मास्क वियर करके अपने अपने घर गए।
तो उसने एक अच्छा सा मास्क नानू के लिए भी बनाया। तो ऐसे ही इस स्टोरी में आपको ये बताया जाता है कि जो आप वेस्ट मटेरियल थ्रो कर देते हो, हम उसको कैसे एक क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो आजकल तो आप देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे मेथड्स हैं, हाउ वी कैन मेक यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो और अच्छी अच्छी सी चीज़ें हम बना सकते हैं वेस्ट से। उसको थ्रो करने से पहले एक बार हम सोच लें कि इसका हम क्या बना सकते हैं। ऐसे ही उसके बाद आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। हम पेपर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप सारे पेपर लो, उसको एक टब में डिप कर देंगे, तो आप देखोगे कि पानी में पेपर है गल सड़ जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसको आप फिर ऐसे पूरा पॉन्डिंग करके उसका एक पेस्ट बना सकते हो। पेस्ट बनाने के बाद हमने एक ऐसे जाली वाला एक रखना है पार्ट, कोई जाली रखनी है वायर गॉज, और उसके ऊपर वो सारा पेस्ट हमने फैला देना है और उसको ऐसे दबा दबा के उसका बीच में से पानी हमने क्या कर देना है, रिमूव। और उसके बाद उसके ऊपर कोई न्यूज़पेपर रख के, जो कोई कपड़ा रख के, पूरा जो उसके अंदर पानी लेफ्ट ओवर है उसको सोक कर लेंगे। ऐसे इसके ऊपर जाली के ऊपर पूरी क्या कर लेंगे, ऐसे पूरा पेस्ट फैला देंगे, उसको दबा दबा के उसका एक यूनिफॉर्म सी लेयर बना लेंगे और उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर की हेल्प से या कोई ओल्ड क्लोथ्स की हेल्प से पानी को सोक किया जाएगा। आपने केयरफुली उसको रिमूव करना है, ऐसे एक न्यूज़पेपर के ऊपर उसको अगेन रखना है और धूप में, ताकि वो अच्छे से सूख जाए पेपर। फिर आप उसको डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो। आपको उस न्यूज़पेपर पे कुछ ड्राई लीव्स, कुछ कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रख सकते हो, कुछ कटिंग्स रख सकते हो, उसके ऊपर वो पेस्ट रख दो, तो क्या होगा, वो सारा चिपक जाएगा और उससे पेपर के अंदर बहुत अच्छा कलरफुल सा पैटर्न बनेगा। तो आप देखोगे कि वो पेपर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये था कि कैसे रिसाइकल कर सकते हैं हम पेपर, आपकी बुक में ये गिवन है। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक्स। यस, प्लास्टिक के बिना तो हमारा लाइफ का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सारी चीज़ें हमारे घर में हम देखते हैं कि मोस्टली जो चीज़ें हैं प्लास्टिक से बनी। आपके टिफ़न्स भी प्लास्टिक के होंगे, हमारे घर में बकेट प्लास्टिक की है, चेयर्स प्लास्टिक की हैं, किचन में बहुत सारे कंटेनर्स प्लास्टिक के होते हैं, पॉलीथीन बैग्स हम लेके जाते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ द प्लास्टिक है। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि सर्वाइवल जो है हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे पास। बहुत सारे बॉटल्स हैं, शैम्पू की बॉटल है, कोई क्रीम की बॉटल है, वो भी प्लास्टिक की होती हैं। तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक है हमारे पास, हम यूज़ करते हैं थ्रो कर देते हैं, यूज़ करते हैं थ्रो कर देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्लास्टिक को यूज़ करना कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो उसका जो वेस्ट है उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लिया, जब हम ओवर यूज़ करते हैं चीज़ों को, हर एक चीज़ अगर एक्सेस में होगी तो आपको पता ही है कि वो हार्मफुल होती है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते तो पेट दर्द होता है ना, वो भी हार्मफुल है। तो ऐसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो वो भी हार्मफुल हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी चीज़ ओवर यूज़ जब हम करते हैं तो वो एक क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट छोड़ती है। तो ऐसे प्लास्टिक के बिना हमारा सर्वाइवल तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका यूज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे हम, क्योंकि जो प्लास्टिक है अगर आप इसको ऐसे थ्रो भी करते हो तो उससे क्या होता है, जैसे बाहर थ्रो कर देते हो, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है। फिर जैसे बारिश आती है तो फ्लड जैसा एरिया हो जाता है, पूरा रोड्स पे पानी आ जाता है क्योंकि ड्रेन्स बंद हो जाती हैं। तो ऐसे कई लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग में आपके घर का कूड़ा डालते हैं और फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ होती है, वो फूड की सर्च में वो पॉलीथीन बैग्स में ढूंढती है, तो क्या करती है, कई बार पॉलीथीन बैग्स को भी वो खा जाती हैं। तो उनके जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें वो क्या हो जाता है, स्टक हो जाते हैं पॉलीथीन बैग अंदर, उनकी चॉकिंग हो जाती है, तो उससे उनकी डेथ भी हो जाती है, उनको सांस नहीं आता तो मर जाती हैं। बहुत सारी काउज मरती हैं पॉलीथीन बैग्स की वजह से, क्योंकि गार्बेज फेंक देते हैं ना हम, पॉलीथीन बैग में डाला और फेंक दिया, हमारे लिए तो ईजी हो जाता है ये सारा काम, लेकिन उनको काऊ खाती हैं पॉलीथीन बैग्स को, बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स खा जाती हैं गार्बेज के साथ, क्योंकि वो वेजिटेबल पील्स खाती हैं जो और जो भी चीज़ें उनको खानी होती है गार्बेज में से, तो साथ में ही वो पॉलीथीन बैग भी तो खा जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो अंदर पूरा फंस जाता है गले में, तो उनको सांस नहीं आता तो मर जाती हैं।
तो ऐसे अगर आप जलाओगे प्लास्टिक को तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। अगर आप उनको दबाते हो तो सॉइल का पोल्यूशन होता है। तो ऐसे प्लास्टिक को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम कर क्या सकते हैं कि कैसे मैनेज करें? बहुत ही इम्पोर्टेंट अब हमारा टॉपिक जो है, ऐसे प्लास्टिक हमारे लिए जैसे ही एक बून है, एक अच्छा है, ऐसे ही वो हमारे लिए हार्मफुल भी है ना, तो उसको मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कैसे हम मैनेज करें, कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम गार्बेज को मैनेज कर सकें? सबसे पहले तो हमने प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम करना है। प्लास्टिक का यूज़ क्या करें? लेस करें, लेस यूज़ ऑफ द प्लास्टिक। जो चीज़ें स्टोर करते हैं हम, रैपिंग के लिए प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है। रैपिंग के लिए प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है। उसके इंस्टेड आप क्या यूज़ कर सकते हो? कुछ पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। हम क्लॉथ बैग्स लेके जा सकते हैं हमारा मटेरियल को लेके आने के लिए। और क्या करना है? शॉपकीपर को भी बोलना है कि हमें पेपर बैग दीजिए, हमें या फिर क्लॉथ बैग दें आप। तो आपको प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना है। बर्न नहीं करना है प्लास्टिक को। प्लास्टिक को बर्न नहीं करना है। प्लास्टिक को बर्न क्या है? नहीं करना है। और क्या करना है? थ्रो भी नहीं करना है। थ्रो हेयर एंड देयर, ये भी हमें क्या है? नहीं करना है। ये भी क्या है? हमें नहीं, ये तो हमने करना है। प्लास्टिक यूज लेस करना है, रैपिंग के लिए यूज नहीं करनी है। ये सारी प्लास्टिक के बारे में बात हो रही है। बर्न प्लास्टिक भी नहीं करना है, थ्रो हेयर एंड देयर भी हमें नहीं करना है प्लास्टिक को। और क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक को जलाना भी नहीं है, थ्रो भी नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं? अब हम करें क्या? एक तो 3R प्रिंसिपल यूज करें। 3R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को, पहले तो अगर गार्बेज कम होगा तो प्रॉब्लम कम होगी। गार्बेज ही तो प्रॉब्लम है, अगर वो ही कम है तो छोटी प्रॉब्लम है, मैनेज करना इजी। अगर बहुत सारा गार्बेज है तो सारा गार्बेज को मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो पहले तो हम गार्बेज ही कम प्रोड्यूस करें। सोचे कि कम से कम हमने प्लास्टिक को यूज़ करना है। अगर आप जैसे कोई मार्केट से सामान लेके आते हो, वेजिटेबल्स लेके आते हो, आपने टोमेटो खरीदा, पोटैटो लिया, पीस लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीथीन्स में डालते हैं। तो उससे अच्छा क्या है, आप एक हमारे अपने घर से क्लॉथ बैग लेके जाओ, सारा वेज जो भी आप खरीदते हो उसको में डाल के लेके आ जाओ, तो कितने सेव हो जाएंगे पैक्स। ठीक है ना? तो ऐसे ही हमें रिड्यूस करना है, प्लास्टिक का जो यूज़ है कम करें ताकि कूड़ा कम फैले, कूड़ा कम पैदा हो, कूड़ा कम क्रिएट हो, तो उसको मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा। उसके बाद है रिसाइकल। यस, पॉलीथीन बैग्स जो आप लेके आते हो उनको क्या कर सकते हैं? रिसाइकल। उनको इधर उधर थ्रो करने से अच्छा है कि हम उनको दोबारा कहाँ पे भेजा जाए? दोबारा इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि वो रॉ मटेरियल जैसा यूज़ हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं प्लास्टिक की। बैग्स, कंटेनर वो आते हैं ना, जो रैग पिकर्स होते हैं, जहाँ वो बाय करते हैं, जो गार्बेज वाला मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बाय करने आते हैं ना, उनको हम दे सकते हैं। फिर वो दोबारा मटेरियल कहाँ पे जाता है? इंडस्ट्रीज में जाता है और दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। वो है रिसाइकलिंग। रीयूज़, बॉटल्स को जैसे हम कई बार रीयूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल को हम रख लेते हैं ना फ्रिज में भर के पानी, तो रीयूज़ करते हैं। ऐसे कोई कंटेनर होता है हमारे घर में, जैसे कई बार हम पैक्ड फूड लेके आते हैं, वो बॉक्सेस में डाल के दे देते हैं, तो उनको हम रीयूज़ कर लेते हैं। कई बार किचन में कंटेनर बना लेते हैं। तो ऐसे रीयूज़ करना, चीज़ों को बार बार यूज़ करें ताकि वो गार्बेज में ना जाएं। क्लियर? तो ये तो हमने बिल्कुल माइंड में रखना है। 3R प्रिंसिपल सबसे मेन जो है, रिड्यूस, कम गार्बेज को प्रोड्यूस करना है, रिसाइकल करें चीज़ों को, रीयूज़ करें चीज़ों को। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हम हमारी पूरी फैमिली को अवेयर कर सकते हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस वो भी यूज़ करें। बच्चों को भी हमने समझाना है। और डस्टबिन का ध्यान रखना है हमने, ग्रीन और ब्लू वाला। वैसे ही गार्बेज को हम थ्रो करें। उसके बाद आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं किचन में, जैसे किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है किचन वेस्ट को मैनेज करने का, और ये वाली यूज़फुल होती हैं
हमारे गार्डन्स के लिए, पॉट्स के लिए, और हार्मलेस जो है मिन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था कुछ कैन मैनेज द गार्बेज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 16।